हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 13 का, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। लास्ट वीडियोस में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग द फूड प्रिपरेशन ऑफ द प्लांट्स। उसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में क्या है और हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स में किस तरह से प्रोसेस करती है, कौन कौन से पिगमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, इसको हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शनरी पार्ट है वो हम डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर के अंदर हम किन किन टॉपिक्स को मेनली डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो भी मैं आपको शेयर करता हूं। राइट, तो पहला वर्ड है यहां पर फोटोसिंथेसिस। राइट, अब नेम से क्लियर होना चाहिए कि यहां पर वर्ड है, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो आएगा फोटो प्लस सिंथेसिस। पहला वर्ड आएगा फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या है? फोटो का मतलब यहां पर वो पिक्चर नहीं है जो नॉर्मली हम फोटो के सेंस में हम बोलते हैं, बिकॉज यहां पर फोटो का मतलब है लाइट। क्या है? लाइट। सिंथेसिस किस चीज की होगी? इट माइट बी प्रोटीन, और अगर आप ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं तो फूड की कह सकते हैं, फूड की और गैसियस की। ठीक है, अब प्रोटीन है तो वो एक तरह का फूड का काम भी करेगा, और जब इन दोनों का होगा तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? एक गैस होगी, दैट इज द ऑक्सीजन, O2। अब यहां पर है फोटो वर्ड। फोटो का मीनिंग होता है लाइट, बिकॉज ऑफ लाइट मीनिंग क्यों है? क्योंकि जो भी लाइट हमारे नॉर्मल घरों में भी आती है वो किस फॉर्म में आती है? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। किस फॉर्म में आती है? फोटॉन्स की फॉर्म में आती है। फोटोन का मतलब क्या होता है? फोटोन की फॉर्म में आती है, और फोटोन का मतलब होता है पैकेट्स। किस फॉर्म में आएगी? पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी आएगी। राइट, अब जब पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी आएगी तो उसकी एक वेवलेंथ भी होगी। राइट, वेवलेंथ कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 500, 700, 680, कुछ भी वेवलेंथ हो सकती है। राइट, वेवलेंथ 0 to मैक्सिमम हो सकती है। और वो लाइट कहां से आ रही है? वो लाइट आ रही है डायरेक्टली फ्रॉम सन। राइट, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फूड प्रिपरेशन, सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। उसके बाद इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स यहां पर वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है? बिकॉज ऑफ दैट हायर प्लांट्स में क्लियरली फोटोसिंथेसिस को एनालाइज किया गया है, इसीलिए यहां पर हायर प्लांट्स वर्ड यूज किया गया है, ताकि आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इजीली और कन्वीनियंट तरीके से आप समझ सकें। राइट, दैट इज द ये मेन आपका प्लांट जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 13, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। राइट, अब बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या आप स्टडी करेंगे। देखिए जरा, फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस तो आप तो डिस्कस करना ही है। अब फोटोसिंथेसिस भी
कोई एक सिंगुलर प्रोसेस नहीं है, राइट? क्या आप में से कोई बता सकता है कि फोटोसिंथेसिस क्या एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है या इनऑर्गेनिक प्रोसेस है? कैसे, क्या किस तरह की प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है। अब वो केमिकल कैसे रिएक्शन प्रोसेस, प्लांट्स के अंदर केमिकल्स कहां से आ गए, ठीक है, और प्लांट्स में ऐसा क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शंस हुई हैं, तो इन सभी चीजों को हम फोटोसिंथेसिस के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट? फोटोसिंथेसिस मेनली इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो बेसिक एक्सपेरिमेंट्स जो हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। किनको? बेसिक एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि जोसेफ प्रेस्ले ने 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में अगर मैं कहूं तो किए थे, राइट? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, राइट? C3 C4 साइकिल्स को डिस्कस करेंगे, फॉस्फोराइलेशन को डिस्कस करेंगे। यानी अगर मैं फॉस्फोराइलेशन लिख रहा हूं तो इसमें फोटोन फॉस्फोराइलेशन है, ये फॉस्फोराइलेशन को डिस्कस करेंगे और इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। किसको डिस्कस करेंगे? इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स को भी, उनके चेंज होने से, चाहे इंटरनल फैक्टर चेंज हो या फिर एक्सटर्नल फैक्टर चेंज हो, उनके चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट? तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब आज के लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंट्स को, ठीक है, बेसिक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर एक्सटर्नल इफेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। इफेक्ट्स मैं पहले आपको इस वजह से बताऊंगा, बिकॉज ऑफ दैट जब आपको इफेक्ट्स समझ में आएंगे तब भी आपको उनका प्रॉपर फंक्शनिंग भी समझ में आएगी, राइट? तो आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इफेक्ट्स को, एक्सपेरिमेंट्स को। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, दैट इज द लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। कि लाइट रिएक्शन क्या है फोटोसिंथेसिस में और डार्क रिएक्शन क्या है, वो ही रिलेट करता है डायरेक्टली किससे? C3 और C4 साइकिल्स को ही रिलेट करता है। और बेसिक फोटोसिंथेसिस एक नॉर्मली एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है प्लांट की, बिकॉज ऑफ दैट फोटोसिंथेसिस में न्यूट्रिएंट्स का भी यूज हो रहा है, वाटर का भी इस्तेमाल हो रहा है, लाइट का भी इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब इन गैस भी यूज है जहां पर वाटर भी इस्तेमाल है, न्यूट्रिएंट भी इस्तेमाल है और लाइट भी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? लाइट। अब आप सोचेंगे कि लाइट का क्या इस्तेमाल है, तो अब इसका मैं बेस आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, जो मैं इनिशियली मैंने आपको बता चुका हूं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट नेम्ड एज द क्लोरोफिल।
किस पिगमेंट के प्रेजेंस में होती है? क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट है। अब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्रोसेस हो रही है, केमिकल रिएक्शन अंदर इंटरनल हो रही है, जिसको फोटोसिंथेसिस का नाम दिया गया है, राइट। अब क्लोरोफिल भी फर्दर टाइप्स में डिवाइड है, ए, बी, सी एंड सेंट्रोनॉइड, कैरोटिनॉइड्स। ये सारी डिस्कशन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्लोरोफिल के जो फर्दर टाइप्स जो मैं आपको बताऊंगा क्रोटोग्राम्स में, तब मैं आपको इसमें डिटेल में शेयर करूंगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट्स में, राइट। बिकॉज ऑफ दैट ये एक फूड प्रिपरेशन प्रोसेस है। जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई, वहां पर फूड प्रिपेयर हो रहा था। जब सेल से फूड प्रिपेयर हो रहा है, इट्स मीन ये क्या है? एक ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस है। क्या है? ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉपिक का मतलब है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक हैं और वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स क्या है? हेटेरोट्रॉपिक है। बिकॉज हेटेरो का मतलब क्या है कि हम अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, और जो एनिमल्स हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली बिकॉज दैट हम डिपेंडेंट है फूड के लिए, बट जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हैं वो अपने फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि ऑटोट्रॉपिक जो मेनली ग्रीन प्लांट्स है वो भी एक तरह से डिपेंडेंट ही हैं, बट वो प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आई रिपीट, ऑटोट्रॉपिक में ये भी डिपेंडेंसी है, और डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? दैट इज द डिपेंडेंट ऑन द लाइट। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लाइट के ऊपर। बिकॉज जब लाइट ही नहीं होगी तो वहां पर क्या होगा कि रिएक्शन एक्टिवेट ही नहीं होगी, एक्टिवेशन प्रोसेस ही नहीं होगा, और जब एक्टिवेशन नहीं होगा तो सिंथेसिस नहीं होगी, सिंथेसिस नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो कुछ भी प्रोसेस ही नहीं होगी, राइट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? लाइट के ऊपर करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स हैं, जो ऑटोट्रॉपिक्स हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? लाइट के ऊपर। और यूनिवर्सल जो फूड प्रोवाइडर है, अगर मैं ये कहूं कि यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर है, दैट इज द नेचर है। हमें नेचर से ही फूड मिलता है, और वो नेचर का जो मेन सोर्स है, लाइट सोर्स, दैट इज द सन। जो लाइट सोर्स है सन, इसी पर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों है, बट वो सेल्फ से प्रोसेस खुद से कर रहे हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉपिक नाम दिया गया। अब बात करते हैं जर्नल लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की। प्रेजेंस ऑफ द लाइट, जब एक्टिवेशन होता है तो उसे बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और एब्सेंस ऑफ द लाइट, जब एब्सेंस नहीं कह सकता कंप्लीटली, बट थोड़ा सा ये कह सकता हूं कि ऑप्यूक लाइट अगर होती है तो उसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, इसको डिटेल में मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब यहां पर एक नेक्स्ट हम हल्का सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। कि अब प्लांट्स के केस में इलेक्ट्रॉन कहां से आए, बेसिक कहां से है, इसका भी एक आपके इस चैप्टर में डिफरेंट एक टॉपिक है। मींस कि एक पॉइंट से एडीपी से एडीपी सिंथेसिस होना, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होगा, तब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है PS2 में। अब PS1 क्या है, PS2 क्या है, ये मैं आपको डिटेल में आपको जब मैं इस टॉपिक को करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। फॉस्फोराइलेशन बता दिया, इफेक्ट्स बता। इफेक्ट्स में इंटरनल इफेक्ट, एक्सटर्नल इफेक्ट है, इंटरनल इफेक्ट है। इंटरनल इफेक्ट क्या होगा कि इंटरनल टेम्परेचर क्या है, इंटरनल वाटर की प्रेजेंस है नहीं है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है या नहीं है, उसको बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स। और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है कि टेम्परेचर है, और उसका एक्सटर्नल क्या है,
उसका एनवायरनमेंट क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, लाइट अवेलेबल है या नहीं है, राइट, ह्यूमिडिटी कैसी है। तो वो सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल के केस में, उनको एनकाउंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द मेन इंट्रोडक्शनरी पार्ट था आपका फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट्स। अब डिस्कस करते हैं हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से हुए हैं, किन किन के ऊपर ये डिपेंडेंट है फोटोसिंथेसिस का, हमारी आइडिया कहां से आया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन 1770 में एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था जोसेफ प्रेस्टले। जोसेफ प्रेस्टले एक साइंटिस्ट हुए हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मैं आपको जल्दी से आपको बता देता हूं। आपकी बुक में तो काफी लेंथी दिया हुआ है, लेकिन मैं उसका एक कंक्लूजन पार्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है। कि इन्होंने सबसे पहले सोचा कि क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, यस और नो, इंटरमेडिएटरी आंसर था इनका। उसके बाद इन्होंने सोचा क्या एनिमल सांस लेते हैं, यस और नो। इन्होंने क्या किया कि एक जार लिया, उसमें एक कैंडल को बर्न किया, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट जब कैंडल बर्न होती है, अगर आप देखेंगे, अगर एक ग्लास ही ले लो या फिर कोई जार आप ले लीजिए, इस तरह का आप जार ले लीजिए। यहां पर भी आप थोड़ा सा, मैं इसको सर्कुलर बना देता हूं थोड़ा सा। राइट, ये एक कैंडल है, ठीक है। यहां पर एक रैट को इन्होंने रखा, इधर भी रखा, ठीक है। अब आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग वहां पर 4 डायग्राम बने हुए हैं, एक जगह 2 डायग्राम बने हुए, एक जगह 4 डायग्राम बने हुए हैं, लेकिन उन सब में जो इंपॉर्टेंट जो 2 डायग्राम है, मैं उसको आपको डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। अब एक जगह रैट को रखा, कैंडल को बर्न किया। सबसे पहले आप इस ए जार को आप समझिए कि उन्होंने एनालाइज किया कि कैंडल को जलने के लिए किसी ना किसी गैस की जरूरत है, यस जरूरत है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब यहां पर कैंडल को जलाया, ठीक है, तो कुछ देर बाद यहां की जब ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, ठीक है, तो ये रैट डेड हो गया, क्योंकि उसे ऑक्सीजन ही नहीं मिली है, डेड हो चुका है, राइट। बट इस केस में इस जार को थोड़ा सा ओपन किया गया, मतलब ये कह सकते हैं कि हल्का सा एक स्पेस दिया गया, जरा सा एक डॉट लाइक या 2-4 डॉट लाइक आप स्पेस दिया गया, तब उसको एक ऑक्सीजन एक गैस मिल रही है। मींस कुछ ना कुछ ऐसी गैस, उनको अभी तक कंफर्म नहीं था कि यहां पर कैंडल जल रही है, ठीक है, और वो कैंडल पूरी तरह से बर्न होती है और रैट भी अलाइव रहता है। रैट क्या है, अलाइव है, जिंदा है, ठीक है। अब इसका
थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई किया, इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब 2 जार और लिए, COD नाम दे दिया कि एक जार में कैंडल को दोबारा से बर्न किया, एक ग्रीन प्लांट रखा और रेड रखा, ठीक है। अब जो ग्रीन प्लांट है और पूरे जार को कवर कर दिया, ठीक है। अब पूरे जार को कवर कर दिया, पूरे जार को कवर करने से क्या हुआ कि जब तक ऑक्सीजन थी ये कैंडल जलती रही, ठीक है। ये कैंडल जल के ये बर्न हो गई कंप्लीट। जो रैट है फिर भी अलाइव है, लेकिन प्रीवियस केस में क्या था कि रैट डेड हो गया था जैसे ही वो ऑक्सीजन खत्म हुई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद, आफ्टर फ्यू डेज आफ्टर, तो ये रैट और ये प्लांट दोनों डेड हो गए। रैट और प्लांट दोनों डेड हो गए। बट उसका अपोजिट, यहां पर इस जार में थोड़ा सा हल्का सा एक एयर जाने के लिए एक स्पेस रखा हुआ था, वहां पर कैंडल को बर्न किया गया इन द प्रेजेंस, और वहां पर लाइट भी आ रही है इसके ऊपर और एयर भी आ रही है। तो कैंडल तो प्रॉपर बर्न हुई है, तो वो प्लांट भी अलाइव रहता है और वो रैट भी अलाइव कंडीशन में अवेलेबल है, ठीक है, रहता है, वो सस्टेन रहता है, मेंटेन रहता है। तब उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी कि कोई ना कोई एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी गैस है, ऐसी एक रिएक्शन होती है प्लांट्स में जो कि इस रैट को और इस प्लांट को अलाइव रखती है। और वो रिएक्शन और वो प्रोसेस फर्दर किस केस में डिफाइन होती है? फोटोसिंथेसिस में डिफाइन होती है। बिकॉज ऑफ दैट, जब प्लांट को प्रॉपर एयर, प्रॉपर लाइट और प्रॉपर ऑक्सीजन अगर मिलती है एनवायरमेंटल, ठीक है, जो उसे गैस मिलती है, अब एनवायरमेंटल गैस में क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दैट यहां पर कुछ टाइम के लिए क्यों अलाइव रहा? बिकॉज प्लांट को क्या चाहिए थी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब तक वो प्रोसेस कर पाया इंटरनल तो करता रहा, लेकिन एक टाइम बाद जब उसे एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी नहीं मिलना शुरू हुआ तो वो प्लांट डेड हो गया। और उस प्लांट के डेड होने की वजह से कोई आगे प्रोसेस ही नहीं हो पाई, अंदर कुछ भी नहीं है, ना ऑक्सीजन है ना कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक्सटर्नल गैसेस की वजह से वो रैट भी डेड हो जाता है। सिमिलरली फ्रेंड्स, यहां पर क्या है, कैंडल चल रही है और एक थोड़ा सा स्पेस उसको मिल रहा है, वहां पर क्या प्रोसेस हो रही है फोटोसिंथेसिस की, और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने की वजह से क्या है कि वो प्लांट भी अलाइव है और वो रैट भी अलाइव रहता है, और कैंडल भी अपने प्रॉपर मैनर में बर्न होती रहती है, जलती रहती है। तो दिस इज द बेसिक एक्सपेरिमेंट जो है जोसेफ प्रेस्ले ने 1770 में परफॉर्म किया। तो ये इनकी एक हाइपोथेसिस थी। क्या थी? जहां पर वर्ड आए ना हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है सिर्फ एक अनुमान लगाना। वो अभी इस बात को लेकर श्योर नहीं है, बस हाइपोथेसिस, एक अनुमान लगा रहे हैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पर। तो आप भी जब भी इस तरह का वर्ड आप पढ़ें तो आप उसको अच्छे से एनालाइज करिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। सिर्फ उनका एक थॉट है अपना माइंड का, कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किस थॉट पर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आइडेंटिफाई की गई है, कौन सी ऐसी रिएक्शन होती है कि फर्दर साइंटिस्टों ने, जो बॉटनिस्ट है, उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन और आपका एक्सपेरिमेंटल पार्ट है यहां पर फिनिश होता है। तो साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा, जो हमारा YouTube चैनल है प्रोफेसर DR विच, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यहां पर आपको 9 से लेके +2, 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस की NCERT बेस्ड सिलेबस की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप इन वीडियोस को देखकर अपने कैरियर को, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।